हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैसे कहते हैं, कैसा इसका डायग्राम होता है, किस तरह इसके कनेक्शन होते हैं और कैसे इसका वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो आज हम सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने चलते हैं कि सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते किसे हैं। कि दोस्तों, सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर किसे कहते हैं कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों, ये हमारा जनरेटर है, ठीक है। अब जनरेटर है तो इसमें क्या है, देखो हमारी ये फील्ड वाइंडिंग, ये कौन सी वाइंडिंग है, हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। अब इस फील्ड वाइंडिंग को हमको क्या अलग से डीसी सप्लाई से हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या है, मैंने अलग से डीसी सप्लाई दी है। यदि इस डीसी सप्लाई को मैं अलग से नहीं देता और जो यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता, जो डीसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, उसी से मैं इसके कनेक्शन कर देता, तो क्या कहलाता है, ये सेल्फ एक्साइटेड। क्या कहलाता, सेल्फ एक्साइटेड। परंतु ये हमारा आर्मेचर का पोर्शन और हमारी फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सेपरेट है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है ना। और एक्साइटेड मतलब कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से हम उत्तेजित कर रहे हैं। हिंदी में क्या है, पृथक उत्तेजित, मतलब कि जो इसकी फील्ड वाइंडिंग हो उसको उत्तेजित करने के लिए हमको क्या अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ रही है। यदि हम इसी में से देते तो क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ एक्साइटेड। तो दोस्तों, हमारा डेफिनेशन क्या है, वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इस क्या है, जनरेटर को जब इसकी फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो इसके क्या है, सीरीज क्रम में, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज क्रम में क्या है, प्रतिरोध लगाते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। क्यों लगाते हैं उसका भी एक रीजन हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। ठीक है। तो क्या है, इस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग के सीरीज क्रम में परिवर्तनशील प्रतिरोध क्या लगाते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध, जिसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट लगाया जाता है। रियोस्टेट लगाया जाता है। रियोस्टेट क्यों लगा, किसका बना होता है, रियोस्टेट बना होता है मैग्नीन और यूरेका का। किसका बनाते हैं, मैग्नीन और यूरेका का। इसका क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, 0। क्या होता है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। मतलब कि ये तापमान पर कोई डिपेंड नहीं करता, चाहे आपका तापमान बढ़े चाहे आपका टेम्परेचर घटे, इसका जो प्रतिरोध है वो परिवर्तित नहीं होता। नहीं, कई चीज देखते हो तुम, धातुओं का जैसे तापमान बढ़ता है तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है, अधातुओं का जैसे तापमान बढ़ता है तो उनका प्रतिरोध घटता है। तो ये चीज हमारा क्या है, यूरेका और मैग्नीन पदार्थों में नहीं होती। तो इसीलिए हम रियोस्टेट का किसका बनाते हैं, यूरेका और मैग्नीन का। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जब हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं तो ये वोल्टेज का कैसे प्रोड्यूस करता है। मेन चीज हमारा क्या, वोल्टेज हमको जनरेट करना है, ईएमएफ हमको जनरेट करना है। तो देखो दोस्तों, अभी मान लो मैं इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं करूं, और तो ये मैंने क्या डीसी सप्लाई से, ये डायग्राम मेरा नीचे है सेम टू सेम, ये हमारा पढ़ाने की दृष्टि से, इक्वेशन समझाने की दृष्टि से, और ये हमको बच्चों से एक्सप्लेन करने की दृष्टि से। तो देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर में क्या है, दोनों साइडों में क्या होते हैं, पोल होते हैं, हमारे चारों तरफ उसके क्या पोल होते हैं, मैंने 2 ही पोल लिए हैं। तो देखो, ये हमारा पोल है और पोलों पे कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। अभी मैं इसको क्या, पोल को, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई नहीं देता, ये देखो मैंने अभी इसको डीसी सप्लाई नहीं दी, तो ये क्या, फील्ड वाइंडिंग हमारी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, नहीं करेगी। क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी, ये क्या है, हमारी फील्ड वाइंडिंग विद्युत चुंबकीय पोल हैं, तो इनको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेंगे तो ये जो हमारा आर्मेचर है, ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर कितना भी घूमे इसमें वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारा वोल्टेज उत्पन्न कब होता है, फैराडे के नियम से, -N d∅dt, जो हमारा वोल्टेज कब उत्पन्न होगा, कि जो हमारा फ्लक्स है वो टाइम के साथ में चेंज होना चाहिए, परंतु यहाँ पे हमारा फ्लक्स ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं है। फ्लक्स क्या होता है, जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, परंतु यह चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो हमारा क्या, फ्लक्स तो यहाँ है ही नहीं, तो फ्लक्स ही नहीं है, तो ये आर्मेचर घूमकर क्या हमारा वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्लक्स लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, फ्लक्स लाना पड़ेगा। फ्लक्स कब होगा, तब हम इसको डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे। अब हमने इसको डीसी सप्लाई से जोड़ दिया तो इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब किसी कॉइल को हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस तरह उसने क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, ये मैंने यहाँ समझा दिया। अब ये देखो, यहाँ पे भी वही है डायग्राम, तो ये क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर देखो क्या घूम रहा है, आर्मेचर। अब हमको पता है जब ये आर्मेचर घूमेगा तो क्या करेगा, वोल्टेज उत्पन्न करेगा।
क्योंकि कोई भी चालक जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमता है तो फ्लक्स के वो कट करता है, क्योंकि जब ये आर्मेचर क्या है घूमेगा तो क्या करेगा, फ्लक्स को कट करेगा, फ्लक्स को क्या है कट करेगा जब कोई चीज हमारी घूमती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी ये हमारी क्या है आर्मेचर का कोई एक कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर हमारा इस टाइप का ही होता है, एक कंडक्टर हमारा इस तरह होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर वापस आता है। अभी मान लो ये एक कंडक्टर है, अभी मैं इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसे रखता हूं और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर है, डायरेक्शन क्या है N to S की चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन N to S इधर से इधर है। अभी मैं इसको इस पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, अभी मान लो 0 डिग्री एंगल है, तो अभी ये घूम रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर से जा रहा है, तो बहुत कम लाइन इससे कट होंगी, क्या है बहुत कम लाइन इससे कट होंगी। अभी मान लो 10 लाइन इधर से इधर जा रही है तो इससे एक आध लाइन इस सरफेस से कट होगी। अब ये क्या धीरे धीरे घूमेगा, हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र में क्या है धीरे धीरे घूमेगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में धीरे धीरे घूमेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी 90 डिग्री पे हो जाएगा, और जब ये क्या मैक्सिमम लाइनों को कट करेगा, मतलब कि हम इसका वेवफॉर्म बनाए तो क्या करेगा, जो आर्मेचर है वो कैसा उत्पन्न करेगा, जब हमारा 0 डिग्री एंगल था तो इसने क्या है एक भी लाइन कट नहीं करी, मतलब एक करी चाहे दो करी, परंतु इसने क्या मिनिमम लाइन कट करेगा जब हमारा 0 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ से उसने स्टार्ट करा और जैसे जैसे घूमता गया हमारा क्या बढ़ता गया, परंतु हमारी क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ती जाएंगी, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ती जाएंगे, और एक एंगल ऐसा आएगा 90 डिग्री, जब ये क्या है कि फिक्स हो जाएगा फिर वापस ये मूव करेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फिर क्या घटती जाएंगी, फिर क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घटती जाएंगी, फिर वापस एक पोजीशन आ जाएगा 0 में, वापस क्या है 0 पोजीशन आ जाएगा, फिर घूमेगा, फिर क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फ्लक्स की डायरेक्शन उसमें क्या चेंज हो जाएगी कॉइल में, तो फिर वो इस तरह हमारा क्या है वेवफॉर्म उत्पन्न होता है। क्या है जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ घूमेगा तो कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, फिर वापस कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, तो इस तरह क्या है आर्मेचर हमारा वोल्टेज उत्पन्न करेगा इस टाइप का। ये आर्मेचर का वोल्टेज कौन से टाइप का है, एसी टाइप का। क्या आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो जाएगा बेसिक, क्योंकि हमारा देखो फ्लक्स कभी कम कट कर रहा है, कभी ज्यादा कट कर रहा है, कभी कम कट कर रहा है, कभी ज्यादा कट कर रहा है, कभी कम कट कर रहा है। अब हमको पता है जब कोई चालक फ्लक्स को टाइम के साथ में परिवर्तन करके कट करता है, कि मतलब टाइम के साथ में उसको कट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो इसमें क्या है आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो आर्मेचर में क्या है ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि हम तो उसको प्राइम मूवर से हो जाते थे, जब घूमेगा तो इसमें क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो कट करेगा तो इसमें क्या ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये ईएमएफ एसी टाइप का होता है, इसको एसी को हमको क्या डीसी में बदलना पड़ता है, तो अब इसको किस पे डालते हैं कम्यूटेटर पर, किस पे डालते हैं कम्यूटेटर पर। कम्यूटेटर क्या करेगा इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, एसी टू डीसी, और डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो हम ब्रश ये हमारा क्या है कम्यूटेटर सेगमेंट है जो मैंने आपको इस तरह दर्शाए हैं, तो ये क्या है हमारा आउटपुट हम ब्रशों की सहायता से हमारा डीसी सप्लाई हमको मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जनरेटर कौन सा है डीसी, तो हमको एसी थोड़ी चाहिए, एसी चाहिए तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, डीसी चाहिए, इसलिए डीसी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से आउटपुट लेना पड़ेगा, किससे कम्यूटेटर से। तो कम्यूटेटर क्या करेगा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारा क्या है इसका वोल्टेज जनरेट करता है। अब ये वोल्टेज कितना जनरेट करता है वो भी तो पता होना चाहिए कि दोस्त सर कि हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना है, टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि हमारा लोड है तो लोड पे जो वोल्टेज मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे लोड वोल्टेज, कि लोड वोल्टेज हमारा कितना होगा, कि जो हमारा लोड पे वोल्टेज मिलेगा वो लोड वोल्टेज कितना होगा। तो उसको कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों यार हमारा क्या जनरेटेड ईएमएफ, तो जनरेटेड ईएमएफ को फॉर्मूला देखो, ये तो हमारा वोल्टेज वो हो जाएगा कि वोल्टेज कब उत्पन्न करेगा कि जब हमारा फ्लक्स को टाइम के साथ में चेंज करता रहेगा। और हमारा क्या डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में वोल्टेज का फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ईजी बराबर 5ZNP/60 × E। ये हमारा क्या है डीसी जनरेटर के लिए फॉर्मूला है। अब देखो ये हमारा क्या ईजी निकल जाएगा। अब ईजी हमारा इसने जनरेट किया, ये क्या है आर्मेचर, आर्मेचर में तो ईजी जनरेट होगा जनरेटेड ईएमएफ। अब ये हमारा क्या है हमको लोड तक पहुंचाना है, तो आर्मेचर की क्या है बाइंडिंग होती है। आर्मेचर का क्या है, आर्मेचर में से जो धारा निकलेगी जिसको क्या बोलेंगे आर्मेचर धारा। तो आर्मेचर धारा क्या है, हमारे आर्मेचर की जो बाइंडिंग होगी उसका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, न के बराबर मानते हैं कि आर्मेचर बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 1 ओम होता है। तो इसका क्या जो आर्मेचर बाइंडिंग है, अभी यहाँ से केवीएल लगा दो, उसमें क्या लगा दो केवीएल लगा दो, केवीएल से आप अच्छे से समझ जाओगे कि जो ये वोल्टेज है वो इन दोनों वोल्टेजों के योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ से ईजी निकला, केवीएल लगाया मैंने, केवीएल ईजी, तो ईजी निकला, ईजी हमारा क्या है इसमें ड्रॉप होगा आर्मेचर में, तो -IA/R, क्योंकि आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए B = IR होता है। तो आर्मेचर को प्रतिरोध R है, आर्मेचर धारा I है, तो ये हमारा क्या है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अब ये हमको क्या लोड पे मिल रहा है -BT = 0 कर दिया मैंने।
या तो दोनों को बराबर कर दो तो पक्षों को, या एक पक्ष लाकर बराबर दोनों को बीजगणित चाहिए योग बराबर 0 कर दो। तो मैंने क्या कहा 0, हमको क्या चाहिए ईजी। तो ईजी निकालने के लिए क्या करेंगे, ईजी बराबर IA प्लस BT। ये तो ईजी का फॉर्मूला होगा क्योंकि हमने इन दोनों को इधर की साइड में भेज दिया। और हमको क्या चाहिए BT चाहिए। तो BT निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BT निकालने के लिए ईजी, BT को इधर ले जाओ, ईजी माइनस IA ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, BT मतलब BL क्या है, लोड वोल्टेज। BL कौन सा है, लोड वोल्टेज, ये भी BL है। तो ये हमारा क्या है, ईजी कैसे कितना होगा, लोड वोल्टेज कितना होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है। कितना करता है, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, लोड वोल्टेज कितना होगा, जनरेटेड वोल्टेज कितना होगा, तो वो मैंने आपको सब समझा दिया। ये हमारे क्या है, जनरेटेड वोल्टेज है। यदि आपको आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है, लोड वोल्टेज दे रखा है, तो दोनों का जोड़ दीजिए, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज से ज्यादा होता है, और जो हमारा लोड वोल्टेज है वो जनरेटेड वोल्टेज से कम होता है, क्योंकि इसमें ये ड्रॉप हो जाएगा। आर्मेचर जो उत्पन्न करेगा उसमें से क्या, आर्मेचर वाइंडिंग भी तो कुछ खा जाती है, तो उसका क्या है, लोड, उसके वोल्टेज ड्रॉप को काट देते हैं, और जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, लोड वोल्टेज मिलता है। तो इस तरह हमारा क्या, सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर वोल्टेज जनरेट करता है। यदि इसमें आपको कुछ और समझना है या कुछ आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि पढ़ाना अच्छा लगा है, आपको जो समझना चाहते थे वो मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एक एक प्रकार में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो मिलते हैं आगे किसी और क्लास में। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त चेकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसको जरूर ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।